हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एंड जीके विद सुनीता मैम। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी फर्स्ट ग्रेड की एक बहुत ही अहम पोइम ओड टू द वेस्ट विंड, और जिस राइट है पीबी शैली के थ्रू। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि पीबी शैली का जन्म कब हुआ था, उनकी डेथ कब हुई थी, और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो पोइम से रिलेटिव हैं, इम्पोर्टेंट हैं। तो उनका जन्म हुआ था 4 अगस्त 1792 में 1792 के अंदर, और उनकी डेथ हुई थी 8 जुलाई 1822 में। तो जो पोइट से रिलेटिव जो भी बॉर्न और डेथ रिलेटिव है, वहाँ से एक नया क्वेश्चन बन के ज़रूर आता है। तो आप इस सभी कि जितने भी इसके अंदर पोइम है, तो उनको एक पेज के अंदर उनकी जो बॉर्न है, उनकी जो बर्थ है और उनकी जो डेथ है, वो एक पेज में राइट कर ले। वैसे मैं भी आज जल्दी आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, तो और फिर याद कर लें कि किसका कब बर्थ हुआ था और किसकी डेथ हुई थी। तो क्या यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि एग्जामिनर का पता नहीं होता कहाँ से क्या क्वेश्चन बना देता है। उसके बाद है कि लिटरेरी मोमेंट, ये किससे रिलेटिव है, कौन से मोमेंट से रिलेटिव है, ये रोमांटिसिज्म से रिलेटिव है। उसके बाद जेनर है, जेनर इसके अंदर जो पोएम के अंदर वो इरेगुलर ओड इस्तेमाल किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वैसे ही पोएम का नेम ओड टू द वेस्ट विंड है। तो इसके अंदर जो ओड यूज हुआ है वो इरेगुलर ओड यूज हुआ है। इरेगुलर मीन्स होता है जो उसका जो पैटर्न होता है वो रेगुलर नहीं होता है। उसके बाद हमारे जो टर्न आता है वो राइम स्कीम का आता है, और राइम स्कीम ए बी सी बी, सी डी सी, डी ई डी और ई ई, ये इसकी राइम स्कीम है। तो जैसे यहाँ पे ए बी ए, फिर यहाँ पे बी है, फिर बी सी बी, फिर यहाँ पे सी है, सी डी ई। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो कैंटोन्स है वो थ्री कैंटोन्स पे डिपेंड है, इसलिए यहाँ पे थ्री पैटर्न के हिसाब से इसकी राइम स्कीम बनती है। फिर ये कब पब्लिश कब हुई थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि पब्लिश कब हुई थी। तो जब ये पोइट की डेथ हुई थी 1822 के अंदर, तो उससे 3 साल पहले इसकी ये जो पोएम ये पब्लिश हुई थी, मीन्स 1819 में। और कहाँ पे हुई थी, फ्लोरेंस में हुई थी, फ्लोरेंस इटली में। तो ये जो पोएम पब्लिश हुई थी वो 1819 में फ्लोरेंस इटली में हुई थी। और जिस पोएम का जो स्ट्रक्चर है 5 कैंटोन्स में है और 14 लाइन्स है। तो हर एक में 14 लाइन्स हैं और 5 कैंटोन्स हैं। 5 कैंटोन्स के अंदर जो 3 कैंटोन्स है वो जो एयर की पावर है उससे रिलेटिव है। तो हम जब पोएम रीड करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी तो कि उसके अंदर जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैंटोन्स हैं वो किस रिलेटिव है, क्योंकि हमारी जो पोएम है वही है वेस्ट विंड है। तो उसके अंदर जो 3 कैंटोन्स है वो उसकी पावर को रिफ्लेक्ट करती हैं। और उसके बाद जो बाकी के 2 कैंटोन्स बचते हैं वो प्रेयर से रिलेटिव है, यानी कि उसके अंदर जो है उसमें बाकी के 2 कैंटोन में प्रेयर की जाती है। इसके बाद इतनी थोड़ी मैंने हल्की जानकारी देने के बाद हम थोड़ा सा इसके 2 कैंटोन्स है उसको हम रीड कर लेते हैं, पोएम को हम रीड कर लेते हैं। तो हमारा टर्न आता है पोएम जो हमारी ओड टू द वेस्ट विंड है, जो रिटन है विलियम वर्ड्सवर्थ के थ्रू। इसके अंदर जो फर्स्ट कैंटोन है, फर्स्ट जो इसका स्टेंजा है, उसके अंदर जो पोइट है वो हमारा वेस्ट विंड के जो अर्थ के ऊपर उसका जो पावर है उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो 1 बाय 1 हमें पता चलेगा कि सबसे पहले जब हम पोएम को रीड करेंगे तो उसका फर्स्ट में क्या रिफ्लेक्शन है, सेकंड में क्या रिफ्लेक्शन है, थर्ड में क्या रिफ्लेक्शन है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने पॉइंट पे आते हैं। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाउ ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बीइंग। हर एक लाइन को बड़ी केयरफुली से रीड करते हुए चलना है, क्योंकि आजकल जो एग्जामिनर होता है वह लाइनों के अंदर से क्वेश्चन बना के डालता है। तो वो वाइल्ड वेस्ट विंड जो हवा है, वाइल्ड वैसे जंगली होता है, लेकिन यहाँ पे जंगली मतलब अनकंट्रोलेबल, कि जिसको कंट्रोल में नहीं किया जाता। तो जब विंड काफ़ी तेज़ी से चलती है तो हम उसको कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो जो विंड होती है, वो जो वेस्ट विंड है, विंड कौन सी विंड की बात हो रही है यहाँ पे, वेस्ट विंड की। जब ये पश्चिमी छोर की जो हवा चलती है वो ऑटम सीजन के लिए, ऑटम के लिए ब्रीथ का काम करती है, उसके लिए वो उस ब्रीथ का काम करती है। जहाँ दाउ फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड आर ड्राइवन। हम यहाँ से इसको, इस लाइन को हम इस यहाँ तक इसको देखते हैं, फिर उस यहाँ से द लीव्स डेड आर ड्राइवन तक हम इसको लाइन को रीड करते हैं, तब हम इसके मीन्स को समझ पाएंगे। कह रहे कि दाउ फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस, प्रेजेंस मीन्स
उसकी जो अनुपस्थिति होती है वो अनसीन होती है। वैसे हम उसकी उपस्थिति को देख नहीं सकते, जैसे एज ए मैन होता है या एज एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, मतलब जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे हम उनकी जो प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी हमें दिखती है, वैसे इसकी मौजूदगी हमें दिखती नहीं है। बट द लीव्स डेड, लेकिन होता क्या है, जब वो मरी हुई पत्तियां होती हैं, आर ड्राइवन उसके द्वारा बहा के ले जाती है, उसके द्वारा उड़ा के ले जाई जाती हैं। तो वो किसके द्वारा उड़ा के ले जाई जाती हैं? उस अनसीन वेस्ट विंड के थ्रू। तो वो वैसे हमें नहीं दिखती है, लेकिन जैसे ही लीव्स हैं वो उड़ के जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जो विंड है वो ब्लो कर रही है। देन लाइक घोस्ट फ्रॉम एन एन्चेंटेड फीलिंग से, और किसकी तरह करे तब हमें कैसा फील होता है? उस तरह से फील होता है जैसे जो घोस्ट है वो जो मजिशियन होते हैं, जो एन्चेंटर होते हैं, जो जादू तंत्र को सीखते हैं, वो जानते हैं, जैसे वो घोस्ट को अपने काबू में करते हैं, वैसी वाली फीलिंग्स हमें यहाँ पे शो होती है। देन येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड, तो वो जैसे जैसे ये पत्तियों का जिस कंडीशन में होती है, जैसा उनका कलर होता है, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया गया है कि वो येलो भी होती हैं, कहीं ब्लैक होती हैं, कहीं पे पेल होती हैं, कहीं पे हेक्टिक होती हैं, हेक्टिक रेड होती हैं। तो वो कलर बताया गया कि ज़्यादा मतलब झड़ के गिर जाती हैं तो वो येलो हो जाती हैं, फिर ज़्यादा समय निकलता है तो वो खाद टाइप में होने लग जाती हैं तो वो ब्लैक हो जाती हैं, कहीं पे मुरझाई हुई पेल कलर की, कहीं हेक्टिक रेड, इस तरह से उनका कलर बताया गया है। देन पेस्टिलेंस स्ट्रिकन्स मल्टीट्यूड्स, और यहाँ ये जो पेस्टिलेंस स्ट्रिकन्स यूज हुआ है, ये छूत जैसे जैसे आप समझ लो कि, और मल्टीट्यूड होता है मोब के लिए, जैसे कोई भीड़ होती है, तो जैसे कोई भीड़ को कोई छूत की बीमारी हो जाती है तो भागते हैं, ठीक है, जैसे कोई एपिडेमिक की डिजीज़ हो जाता है, जैसे कोरोना हुआ था, तो वो एक तरह से छूत की बीमारी जैसा ही था, तो उसके अंदर जैसे वो भागते हैं उसी तरह से उसकी यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। तो वो दाउ हु चैरियट टू देयर डार्क विंट्री बेड द विंग्ड सीड, तो वो किस तरह से भागते हैं, जैसे मानो कि किसी रथ पे उनको बिठा के और डार्क विंट्री बेड के ऊपर उनको कोई छोड़ के आया हो, तो रथ में बिठा के और डार्क विंट्री बेड, डार्क यानी जो घना होता है विंट्री बेड, और जब विंग्ड सीड मानो उनके पंख लग गए हों, तो विंग्ड सीड से यहाँ पे आप देखना कि यहाँ पे मेटाफर का यूज हुआ है, बिना लाइक और एज के जब किसी का कंपैरिजन किया जाता है वो मेटाफर होता है, और लाइक कह जाते हैं सिमिली बन जाता है, आपको पहले ही बताया मैंने। तो यहाँ पे वह तो और जो कुछ हार्ड वर्ड मीनिंग है वो मैंने पहले यहाँ पे ऐड कर दिया ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। वेयर दे लाइक कोल्ड एंड लो, जहाँ पे दे लाइक कोल्ड, जैसे विंड, जो आपको ये पता है वेस्ट विंड जो होती है वो ठंडी होती है, तो जहाँ पे इनको दफनाया जाता है और जिसके नीचे जाके दफन हो जाती है, मतलब विंग्ड सीड यानी पंख लग जाते, पंख लग जाने इसका मतलब हवा इनको बह अपने साथ लेके जाती है, तो कहीं ना कहीं ये दफन हो जाती हैं, कहीं ना कहीं मिट्टी में दब जाते हैं। तो इट्स लाइक ए कॉर्प्स विद इन ए ग्रेव एंटिल, तो वो किसकी तरह हो जाते हैं? वो हो जाते हैं ग्रेव की तरह, मतलब जैसे जो जिसे हम कह सकते हैं कि जो ग्रेव होती है, जो कब्र होती है, उसकी तरह वो बन जाते हैं कॉर्प्स यानी, और उसके ऊपर फिर उनको ढक दिया जाता है मिट्टी से, जो सीड्स होती है वो मिट्टी से, सॉइल से फिर ढक दी जाती है, यानी वो जब मिट्टी के नीचे दब जाते हैं तो वो क्या बन जाती है, उनके लिए ग्रेव बन जाती है। और कब तक बन जाती है? जब तक कि वो बीज बाहर नहीं आ जाता, वो सीड्स बाहर नहीं आ जाता, तब तक वो ग्रेव बन जाती है। Until thine Joe, sister of the spring shallow blow, her carrion honor the dreaming earth and fill then within living hues and azure plain and hill, मतलब वो ग्रेव उसके लिए कब तक बनी रहती है? जब तक कि वो जोर सिस्टर, उसकी जोर सिस्टर ने ठंडी, वो जो उसकी बहन है, वो ठंडी बहन कौन है? उसकी स्प्रिंग के जो वो जोर सिस्टर है, जोर यूज है यहाँ पे कोल्ड के लिए, जोर सिस्टर मतलब कोल्ड, यानी देखो सिस्टर वैसे तो एक इंसान का रूप होता है, सिस्टर होता है, तो यहाँ पे जो इंसान के रूप में इसका यहाँ पे इसको रिफ्लेक्ट किया, इट मीन्स यहाँ पे फिक्शन कैसा हुआ इंसान का, यानी कि पर्सोनिफिकेशन। तो हम इसको कौन सा लिटरेरी टर्म यूज हुआ यहाँ पे? पर्सोनिफिकेशन, ध्यान में रखना है। योर सिस्टर सेल
ब्लो हेरेक्लोरियन द ड्रीमिंग अर्थ फील 10। यहाँ पे आगे बताते हैं, जैसे जो स्प्रिंग होती है, जब जैसे उनको क्लोरियन होते हैं, एक वाद्य यंत्र होता है, तो उसका जो वाद्य यंत्र जो बजता है तो वो ऐसे लगता है हमारा जो ड्रीमिंग अर्थ है, जो अर्थ है वो जो जो खोई हुई सी सपने ली हुई सी जो अर्थ है उसके अंदर वो फील होता है, मानो वो उस वाद्य यंत्र के बजने से, उसकी आवाज़ से, उसके टेम्परेचर से वो अपने आप में खो गई है। और वो तब तक खो ही रहती है, यानी उसके अंदर जब वो फील नहीं हो जाता, भर नहीं जाता। क्या नहीं भर जाता, देखो इस लाइन को हम एक बार छोड़ देते हैं। विद लिविंग ह्यूज एंड ऑड्योर प्लेन एंड हील, तो जो उसके अंदर जो वो दबे हुए जो बीज हैं, जब तक कि वो बीज अब रंग नहीं ले लेती, खुशबू नहीं ले लेती उस प्लेन हील पे। और वाइल्ड स्पिरिट, जो वो अनकंट्रोलेबल जो स्पिरिट है, जो उसकी आत्मा है, विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, हर कहीं पे वो मूव नहीं कर जाती है। यानी कि पता है जो स्पिरिट होते हैं वो तो हर कहीं पे मूव करती है, हर तरफ बहती है। डिस्ट्रॉय एंड प्रिजर्व हियर और हियर। आगे देखते हैं कि जो विंड होती है वो तब तक ड्रीमिंग अर्थ है, मतलब खोई हुई चीज़ें जो ड्रीम जैसे हम लेते हैं सपनों में खो जाती हैं, और फील होती है जब तक कि ड्राइविंग स्वीट्स बर्ड्स, जो खोई हुई जो सीट थी जो उसमें ग्रेव में दबी हुई थी, जब तक कि वो बाहर नहीं निकल जाती है, बर्ड्स नहीं बन जाती है, वो कलियां खिल नहीं जाती हैं, उसकी जो खुशबू है, उसका जो रंग है हवा में बिखर नहीं जाता है, हील में प्लेन जो मैदान होते हैं वहाँ पे, तब तक वो वाइल्ड जो स्पिरिट होती है वो एवरीवेयर मूव करती रहती है, हर कहीं पे वो मूव करती है। सो डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्व हियर और हियर, तो वो दो काम करती है। वो काम क्या करती है, जैसे वो डिस्ट्रॉय, एक तो डिस्ट्रॉइंग का काम करती है और एक प्रिजर्व का काम करती है। तो कहीं पे तो वो डिस्ट्रॉय होता है, कहीं डिस्ट्रॉय नहीं मतलब किसी को नष्ट करना, प्रिजर्व होता है संरक्षण देना। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और समझ सकते हैं कि जो हमारी ये स्ट्रेंजर है, ये डिस्ट्रॉय मतलब बुरी चीज़ और प्रिजर्व में से अच्छी चीज़। तो ये इसके माध्यम से ये हमें ये बताना चाह रहा है पोएट्री इस कैंटोन के थ्रू कि हमें अच्छी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना, सॉरी अच्छी चीज़ों को हमें प्रिजर्व करना चाहिए, और जो बुरी चीज़ होती है उनको हमें डिस्ट्रॉय करना चाहिए। तो जिस तरह से विंड करती है सीड के थ्रू, और जो भी मतलब एक कैसे करती है कि जैसे जो भी सीड्स ग्रेव होते हैं, जब तक कि वो बर्ड्स हैं और नहीं निकल जाती हैं एवरीवेयर, और जो व्यूज़ है, रंग्स है और ऑडियोर्स है, उनकी जो खुशबू है नहीं फैल जाती है, तब तक वो सांस नहीं लेती है। और जो भी उनके रास्ते में जो भी बुरी चीज़ आती है रुकावट के लिए, उनको वो डिस्ट्रॉय करती हुई चलती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट में मैं इसके नेक्स्ट जो कैंटोन्स है वो लेके आऊँगी। ओके गाइज, तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे मोटिवेट जरूर करो। ओके गाइज, बाय बाय।